नमस्कार दोस्तों, आईएएस जोन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि दृष्टि आईएएस का है। तो दृष्टि आईएएस का यह दूसरा टेस्ट है। इससे पहले हम लोग दृष्टि आईएएस के पहले टेस्ट को बना लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और यदि आप यूपी स्पेशल का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे भी ज़रूर देख लें। हो सकता है कि वह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 30 दिन बचे हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा में। तो अब हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट को ज़रूर बनाएं। ठीक है, तो आप एक टेस्ट को ज़रूर बनाएं। तो हम लोग अब जो है आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 10 बजे 10 AM में एक एक टेस्ट को लाया करेंगे। ठीक है, एक 10 बजे हम लोग लाइव आया करेंगे और एक एक टेस्ट को प्रत्येक दिन सॉल्व करते चलेंगे। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए और 10 बजे प्रत्येक दिन अब एक एक टेस्ट कम से कम बनाते चलिए। और आपको यदि इसका PDF भी प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने में कुछ आपको हानि नहीं होगा, लेकिन हाँ, उससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है कि हाँ चलो मैं आप सबों के लिए ही सही दिशा में काम कर रहा हूँ। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों से, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ए में दिया गया है पैडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि पैडोलॉजी में जो है मृदाओं का अध्ययन किया जाता है, ना कि पौधे के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, यह कथन सही है। तीसरा है एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा, यह भी सही है। और ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन, यानी यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए पैडोलॉजी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा था कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो पैडोलॉजी जो है सही सुमेलित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला दिया गया है, एक तरफ जो है उपकरण दिए गए हैं और दूसरे तरफ जो है वह मापक राशि दिया गया है। तो पहला में दिया गया है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर से हम लोग जो है आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं। और अमीटर से हम लोग जो है विद्युत धारा को मापते हैं। और नेफोस्कोप से हम लोग बादल की गति को मापते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3, तो सही उत्तर क्या होगा? 2, 4, 1 और 3, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है, देखेंगे, गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है। गैल्वेनोमीटर जो है शब्द वो संदर्भित करता है। तो पहला दिया गया है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को। तो क्या यह सही है? यह बिल्कुल सही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए एक प्रयुक्त एक उपकरण को दर्शाता है। शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को, क्या यह सही है? यह गलत हो जाएगा, क्योंकि शरीर के अंदर देखने के लिए चिकित्सा में प्रयुक्त एक उपकरण को जिससे हम मापते हैं उसको कहते हैं एंडोस्कोप। क्या कहते हैं एंडोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा तो हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है जल के नीचे की ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण को। तो यह भी गलत है। इसका हम उपयोग जो है जल के नीचे ध्वनि तरंगों को सुनने या गणना करने के लिए जो है हम लोग गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सी भी हमारा गलत हो जाएगा। डी के यदि हम बात करेंगे कोणीय दूरी की, तो कोणीय वेग मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण को, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यानी 4 नंबर प्रश्न है, गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का नाम क्या है? ठीक है, तो गोवा में स्थित जो राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय है उसका नाम है धरोहर। क्या नाम है? धरोहर। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितना जो है कर दिया गया था? वह 5 करोड़ रुपये कर दिया गया था। कितना दिया गया था? 5 करोड़ रुपया।
अगला प्रश्न है, यानी 6 नंबर हमारा प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ओके, तो पहला दिया गया है अभिकथन ए में कि विभिन्न तारे विभिन्न तरंगदैर्घ्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। तो यह तो सही है, अभिकथन ए तो हमारा सही है। दूसरा देखते हैं कारण, तारों के रंगों में विभिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावित तापमान के फलस्वरूप होती है। तो कारण भी हमारा क्या है, सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करती है। अगला प्रश्न है, देखेंगे, यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अशुद्धि मिलाने से जो है द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो है क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कौन से लेंस की तरफ, वह करेगा अवतल लेंस तथा अपसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस और अवतल लेंस, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों की तरह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है। तो कितना निर्णय लिया गया है, लिया गया है निर्णय 4 लाख करोड़ का। कितने का, 4 लाख करोड़ का। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई थी। तो कौन सी फिल्म थी जिसे जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर जो है कर से फ्री कर रखा गया था, तो वह थी सम्राट पृथ्वीराज। कौन सी मूवी थी, सम्राट पृथ्वीराज। अगला प्रश्न है, यानी 11 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ भी क्या करना है, सुमेलित करना है। चलिए, तो पहला यहाँ जो दिया गया है वह दिया गया है, एक तरफ जो शब्दावली, एक तरफ उसके विवरण दिए गए हैं। तो एपी कल्चर से जो है हम लोग क्या करते हैं, शहद उत्पादन करते हैं। ठीक है, दूसरे को देखते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर से मछली उत्पादन होता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं। ठीक है, और बीटी कल्चर जो है वह अंगूर के उत्पादन को कहते हैं। तो इस प्रकार यदि सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यक्तीकरण का, ऑप्शन बी ध्रुवण का, ऑप्शन सी परावर्तन का और ऑप्शन डी विवर्तन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तीकरण का। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जो है दिया गया है भौतिक मात्रक दिया गया है, दूसरे तरफ एसआई यूनिट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है मोल। ज्योति तीव्रता का जो होता है एसआई यूनिट वो होता है केल्विन, और तापमान का एसआई यूनिट होता है कैंडेला। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यानी 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन में दिया गया है तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु, अहमदाबाद और नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, यानी 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 15 नंबर प्रश्न है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला है यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। क्या यह सही है। तो पहला तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह मध्य प्रदेश में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। संत कबीर अकादमी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो पहला तो हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, इसका उद्घाटन 5 जून 2022 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। यह बिल्कुल सही है। तो इसलिए इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। दोस्तों, आपको इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वह कमेंट करते हुए चलेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है।
ऑप्शन में दिया गया है तारात्व के कम होने के कारण, तारात्व के अधिक होने के कारण, आवृत्ति के अधिक होने के कारण, और डी में दिया गया है बी और सी दोनों। तो देखिए इसका सही जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा तारात्व के अधिक होने के कारण तथा आवृत्ति के अधिक होने के कारण, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यानी 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन में दिया गया है किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो यह कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। दूसरा कथन है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, यानी बिल्कुल यह सही होगा। तो इस प्रकार यदि सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 18 नंबर प्रश्न हमारा है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है। तो जो लकड़ी की तुलना में लोहा जो है, लोहा क्या होता है, लोहा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसी के कारण जो है लोहा क्या होता है, ठंडा लगता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 19 नंबर हमारा प्रश्न है विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या है। विश्व दुग्ध दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व दूध दिवस 2022 की थीम के लिए हम बात करेंगे तो उसका थीम है डेयरी नेट जीरो। क्या है, डेयरी नेट जीरो, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 20 नंबर प्रश्न है जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है। तो वह समिति कौन सा है, तो वह समिति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। कौन सा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः कहलाते हैं। क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, उसे हम हरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है। तो वह कौन सा है, यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है। तो वह कौन सा शोर होगा, तो इसका यदि हम शोर की बात करेंगे तो वह हो जाएगा सोनिक बूम। क्या होगा, सोनिक बूम, यानी ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें पहला कथन जो दिया गया है वह दिया गया है प्रकाश वर्ष शब्द सबसे पहले फ्रेडरिक बेसेल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है, यह फ्रेडरिक बेसेल द्वारा ही दिया गया था। दूसरे कथन को देखेंगे पृथ्वी सूर्य से लगभग 8 मिनट की दूरी पर स्थित है, 8 प्रकाश मिनट की दूरी पर स्थित है। बिल्कुल यह सही है, क्योंकि प्रकाश जो है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो यह तो दूसरा कथन भी सही होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है देखते हैं निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया है। तो वह कौन सा किया है, तो वह थे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने जो है वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 25 नंबर हमारा प्रश्न है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वां। कौन सा है, 8वां स्थान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेज़र निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। लेज़र जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो लेज़र जो है वह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, तो क्लोरीन की होगी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर प्रश्न है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है।
तो वह जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जो है किसको सम्मानित किया गया है? तो उसे सम्मानित किया गया है झारखंड को। किसे? झारखंड को, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? झारखंड को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा। उत्तर प्रदेश का जो है पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन सा होगा? तो वह क्षेत्र होगा काशी विश्वनाथ धाम। कहाँ? काशी विश्वनाथ धाम जो है उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र होगा। आप इसे याद रखेंगे। यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यह चर्चा में रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न को एकदम याद रखेंगे, हो सकता है यह प्रश्न आ जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? यहाँ गौर करना है, भूरे शैवाल का जो है उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक्टोकार्पस जो है यह भूरे शैवाल का उदाहरण है। लेमिनेरिया यह भी भूरे शैवाल का उदाहरण है। सारगैसम यह भी भूरे शैवाल का उदाहरण है। लेकिन बोलबाक्स जो है यह जो है भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख लेंगे कि बोलबाक्स जो है बोलबाक्स जो है यह आप पूछेंगे क्या चीज़ का फिर उदाहरण, तो यह हरीश शैवाल का उदाहरण है। क्या चीज़ का है? हरीश शैवाल का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? वह किया जाता है अवरक्त का। किसका? अवरक्त का। इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी हमारा अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है। पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा हम क्या मापते हैं? तो पायरोमीटर के द्वारा हम सतह का उच्च तापमान को मापते हैं। पायरोमीटर द्वारा हम सतह के उच्च तापमान को मापते हैं, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यानी 34 नंबर हमारा प्रश्न है, देखेंगे इसे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें दिया गया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग का द्विवार्षिक प्रकाशन है। क्या यह कथन सही है? तो यह जो कथन है यह गलत हो जाए, क्योंकि यह द्विवार्षिक नहीं एक वार्षिक होता है। चलिए अगले कथन को देखते हैं। विश्व स्तर पर शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में 27 भारतीय संस्थान शामिल हैं। तो क्या यह सही है? यह सही है, बिल्कुल यह कथन जो है सही है। तो इस प्रकार यदि सही उत्तर की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कितने सही हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल किससे संबंधित है? स्पैरो यूपी जो पोर्टल है वह किससे संबंधित है? तो स्पैरो यूपी पोर्टल जो है वह PCS अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, BVI है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला दिया गया है पॉजिटॉन जो कि चैडविक, तो यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटॉन के जो खोज करता है वो एंडरसन है। कौन है? एंडरसन है। दूसरा है प्रोटॉन रदरफोर्ड, बिल्कुल यह दूसरा तो है, सही है। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। और यदि हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वह कौन थे? चैडविक थे। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता J.J. थॉमसन थे। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है NH3 यानी अमोनिया जल में घुलनशील होता है। तो यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो है जल में अघुलनशील होता है। ठीक, तो इस प्रकार पहला तो कथन हमारा गलत होगा। कारण को देखते हैं तो NH3 यानी अमोनिया एक सहसंयोजक बंध बनाता है जो प्रकृति में अध्रुवीय है। तो कारण हमारा सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है किंतु आर जो है हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो वह है यकृत।
कौन सा है? यकृत। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग क्रांति वार्ता की मेजबानी की है? तो भारत जो है जून 2022 में उद्योग क्रांति वार्ता का जो मेजबानी किया है वह किया है स्वीडन के साथ। ठीक है, स्वीडन के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? तो वह कौन सा रेलवे स्टेशन है? वह है आगरा कैंट। याद रखेंगे, यह प्रश्न भी जो है VVI है, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यानी 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? यानी इसमें से जो है कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? तो उड़ने वाली मछली जो है वह गोल्ड फिश है। कौन सी है? गोल्ड फिश है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 42 नंबर प्रश्न है, ड्यूरालुमीन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सी धातु जो है इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसमें जो है शामिल होने की यदि हम बात करेंगे तो इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर ये सब शामिल होते हैं, जबकि जिंक इसमें शामिल नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो चलिए पहला देखते हैं। पहला इसमें दिया गया है, गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है। तो क्या यह कथन सही है? यह कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, गति का तृतीय नियम वस्तु पर लगने वाले कुल बल और द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। चलिए देख लेते हैं हम। यदि हम बात करें इसके प्रथम गति नियम का, ठीक है ना, तो न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही वह चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। तो इस प्रकार पहला नियम ये था। यदि हम दूसरे नियम की बात करेंगे, इसके दूसरे नियम का, तो दूसरा नियम था, वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ तो गलत था, क्योंकि यहाँ दिया गया था तो गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में जाना जाता है, तो यह तो गलत हो जाएगा। यह जो है क्रिया प्रतिक्रिया वह तीसरे नियम में आता है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों का कथन, मतलब पहला कथन और दूसरा कथन दोनों गलत था। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यानी 44 नंबर हमारा प्रश्न है, IMF के एशिया और प्रशांत विभाग यानी APD के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक जो हैं वह किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। किन्हें? कृष्णा श्रीनिवासन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने खोज की है। शर्करा संस्थान जो है वो हाल ही में किस चीज़ की खोज की है? तो वह खोज किया है नैनो सिलिका का। किसका किया खोज किया है? नैनो सिलिका का। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर प्रश्न है, पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधों से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को क्या कहा जाएगा? तो इस तकनीक को कहा जाता है उत्तक संवर्धन। क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक है? ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है ऊष्मा की सबसे न्यूनतम सुचालक होगा वो हो जाएगा शीशा। कौन होगा? शीशा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? वुड स्पिरिट के रूप में किसे जाना जाता है? तो वुड स्पिरिट के रूप में मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। किसे? मेथिल एल्कोहल को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंगोलिया को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? तो मानव मस्तिष्क की संरचना कौन कौन भाग हैं? उसमें सेरेब्रम भी शामिल होगा, थैलेमस भी शामिल होगा, सेरेबेलियम भी शामिल होगा और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी शामिल होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा
1, 2, 3 और 4 यानी चारों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कि इसमें से कौन जो है सही दो जो है युग्म सही सुमेलित है। तो पहला तो इसमें जो सुमेलित है वह है डायनमो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी पहला तो हमारा सही है। और माइक्रोफोन इसमें दिया गया है, तो माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यह तो गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह भी गलत है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह सही है। तो हमारा सही कौन सा है? 1 और 4 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान है, दूसरे तरफ अवस्थित जो है वो जगह का नाम दिया गया है। तो पहले दिया गया है इसमें सवा झील। सवा झील कहाँ है? तो सवा झील इराक में है, इसे याद रखेंगे। और यदि हम बात करें अल अक्सा मस्जिद का, तो अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद जो है वह इसराइल में है। और सेला सुरंग की बात करेंगे तो सेला सुरंग भारत में है। और स्नेक आइलैंड कहाँ है? यूक्रेन में है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 2, 1, 4 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देख लेते हैं इसमें से। पहला कथन इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए एवं बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया है। तो क्या यह सही है? यह जो है गलत है। 5 वर्ष यहाँ नहीं, यहाँ 3 वर्ष हो जाएगा। तो सॉरी, पहला कथन क्या होगा? पहला कथन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है, समूह ए और बी के स्थानांतरण सवगरवार कार्यक्रम अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% कितना 20% तक किए जा सकते हैं। तो दूसरा तो हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 56 नंबर प्रश्न है, अम्लराज कहलाता है। अम्लराज जो है वह क्या कहलाएगा? तो अम्लराज जो है वह न्यूट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्लराज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी 57 नंबर प्रश्न है, देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं। यदि हम बात करें संयोजक अभिकर्ता का, तो संयोजक जो अभिकर्ता होता है, संयोजक अभिकर्ता हो जाएगा C+O2। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे C+O2। और यदि हम बात करें विस्थापक अभिकर्ता का, तो विस्थापक अभिकर्ता जो है वह हो जाएगा FeSO4 + Zn। ठीक, उसके बाद हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हो जाएगा वह क्या होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा C2H5Cl + KHO, यानी ऑप्शन है। इसमें फिर दिया गया है अपघटक अभिक्रिया, तो अपघटक क्रिया क्या होगा? NaH, यानी सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 3, 4, 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? तो कौन होगा? वह होगा जीन। जीन जो है वह माता पिता के संतानों में वंशानुगत लक्षणों को हस्तांतरण करता है। अगला प्रश्न है, अल्ट्राथीन हेटेरोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाएगा बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन का, और किसका किया जाएगा? लाइसोजाइम का। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है यानी 60 नंबर प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। पहला कथन है, यह जो है यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। तो यह जो है गलत हो जाएगा पहला कथन, क्योंकि यह शिक्षा मंत्रालय का नहीं, यह जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का है, ना कि शिक्षा मंत्रालय का। तो पहला तो कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, यह अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है। बिल्कुल, यह अनुसूचित जाति के छात्रों को ही समर्पित है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यानी 61 नंबर प्रश्न है हमारा,
मानव आंखों के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें दिया गया है, कॉर्निया मानव आंख की बाहरी परत है और घने संयोग उत्तक से बना है। पहला तो कथन गलत है। दूसरे कथन को देखते हैं, कॉर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तीसरे को देखते हैं, तो कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती है तथा रंग में नीला दिखाई देता है, यह बिल्कुल सही है। चौथा को देखेंगे, रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं तथा फोटोरिस्पेट कोशिकाएं। क्या क्या चीज़? नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, द्विध्रुवी कोशिकाएं और फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं का होती है। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा हमारा, देखते हैं ऑप्शन में 3 और 4, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी अगला प्रश्न है हमारा, आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की प्राप्ति जो है वह कहाँ से होगी? तो आयोडीन की प्राप्ति होगा लेमिनेरिया से। किससे? लेमिनेरिया से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी हमारा अगला प्रश्न है 63 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न है, भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमण जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला दिया गया है, उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नुसरी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो किया था। यह जो किया था यह वर्ष 2022 में किया था, इसे याद रखेंगे। और उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, यह 2018 में जीता था। ठीक है। अगला देखते हैं, उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कुओटेम्स गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, तो यह भी 2022 में जीता था। ठीक है। और यदि हम बात करें, वह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैकर और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने थे। तो यह भी जो है यह भी सही है। तो सबसे पहले उन्होंने 2018 में, यानी सही उत्तर के यदि हम तलाश करेंगे तो देखिए 2, 1 उसके बाद 3 और फिर 4। तो देखेंगे 2, 1, 3 और 4, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। तो अस्पतालों का नामकरण जो है वो किसके नाम से किया जाएगा? तो जो उसमें व्यक्ति ज़मीन दान देंगे उन्हीं के नाम पर किया जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ज़मीन दान देने वालों के नाम पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो कुनैन दवा है, उसका उपयोग किस चीज़ के उपचार के लिए किया जाता है? तो उसका उपचार जो है मलेरिया के लिए किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्त का उदाहरण नहीं है? ठीक है, स्फुरदीप्ति का जो उदाहरण है उसमें से कौन नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें से जो है वह जिंक सल्फाइड है, कैल्शियम सल्फाइड है और बेरेनियम सल्फाइड, ये तीनों जो हैं यह स्फुरदीप्ति का उदाहरण है, जबकि कुनेन सल्फेट जो है यह स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान देंगे, सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है एनआरसी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई हैं, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि एनएचआरसी के अध्यक्ष जो हैं वह है अरुण कुमार मिश्र। दूसरा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, यह सही है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर, यह भी सही है। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल है, यानी यह भी सही है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, एनएचआरसी का अध्यक्ष रंजना प्रकाश, यह गलत था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न हमारा है, लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखना है, लाइफ का विचार COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यह कथन गलत है। दूसरा है, यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूकता जीवन शैली को बढ़ावा देता है, बिल्कुल यह कथन सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं है? जंतु कोशिका में कौन मौजूद नहीं है? तो पहला देखेंगे, वैक्यूल जो है इसमें मौजूद होता है, सेंटियोल्स भी इसमें मौजूद होता है, लाइसोसोम भी इसमें मौजूद होता है, प्लाज्मोडेस्माटा यह जो है इसमें मौजूद नहीं होता है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 72 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी BMD परीक्षण किया जाता है? तो यह परीक्षण किया जाता है
ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है, श्यामता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है? तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि श्यामता, तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यामता कम हो जाती है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा कथन देखते हैं, तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यामता कम हो जाती है, यह गलत है। तीसरा देखेंगे, ठोस में श्यामता का अभाव होता है, यह भी सही है। शहद और ग्लिसरीन में श्यामता की प्रवृत्ति अधिक होती है, यह भी सही है। तो हमारा सही कथन है 1, 3 और 4, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 74 नंबर, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को है इसमें आपको चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। यदि हम 19 जून की बात करें तो 19 जून को जो मनाया जाएगा वह राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय पठन दिवस। फिर 1 जुलाई की यदि हम बात करेंगे तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, और 14 सितंबर की बात करें तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईस्ट राइज कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो वह जो है कौन मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो वह प्रदान किया है इस्कॉन मंदिर मथुरा को। किसे? इस्कॉन मंदिर मथुरा को। अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी 76 नंबर, साइक्लोनाइट क्या है? साइक्लोनाइट जो है वह क्या है? तो साइक्लोनाइट जो है एक विस्फोटक होता है। साइक्लोनाइट क्या है? एक विस्फोटक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा एक सही नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, किसी तत्व में परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, यह तो सही है। दूसरा देखते हैं, एनोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाता था। एनोड किरण प्रयोग में इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था, यह तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, समस्थानिक उन तत्वों में परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यह भी सही है। डी को देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है, यानी डी भी हमारा सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन, इसमें लौ होता है, यह तो सही है, बिल्कुल इसमें लौ होगा हीमोग्लोबिन में। यह जो है रक्त में ऑक्सीकरण का वाहक है, यह भी सही है, यह रक्त में ऑक्सीकरण का वाहक है। फिर देखेंगे, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल हीमोग्लोबिन जो है लाल रंग प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है रक्त को। फिर देखेंगे, यह रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी हमारा 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा? तो फीफा 2026 का मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? तो फीफा 2026 का मेजबानी जो है करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा जो है फीफा 2026 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? तो वह कौन सा देश है? वह देश है अपना प्यारा भारत। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, बेट बेरी-बेरी हृदय और परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, ड्राई बेरी-बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी ला सकती है, यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ धातु दिया गया है, दूसरा तरफ संबंधित रोग उससे दिए गए हैं। पहला है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है उससे फेफड़ों का कैंसर होगा, बिल्कुल सही है। कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी होगी। फिर देखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है उससे क्या होगा? श्वसन संबंधी समस्याएं होंगी। और बेरियम से मस्तिष्क सूजन होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। देखते हैं, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 4, 3 और
2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकत्व का उदाहरण नहीं है? तो मोमबत्ती का जलना यह तो कोशिकत्व का उदाहरण है। गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग, यह भी कोशिकत्व का उदाहरण है। फाउंटेन पेन में नीचे से नींव तक स्याही का सींचना, यह भी जो है कोशिकत्व का उदाहरण है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वह लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे आप लोग, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी, वह जो है किससे उपलब्ध होगी? तो छात्रवृत्ति जो है अब उपलब्ध होगी ई-रूपी से। किससे होगा? ई-रूपी से। आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी ई-रूपी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन जो है वह हो जाएगा BC। ठीक है, बाद बाकी A, D, E के जो है वह वर्षा में घुलनशील है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन 1 तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें से आपको मिलाना है कि कौन से कथन जो है इसमें सही होगा। पहला कथन है, अभिकथन ए, तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट में घुलनशीलता कम हो जाती है। बिल्कुल यह तो सही है। कारण जो है, लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है, यह कारण गलत होगा। ठीक है, तो कथन ए कारण गलत, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का औसतन पीएच मान क्या है? मानव रक्त का जो है औसतन पीएच मान क्या होता है? तो वह 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला है, यह 150 किलोमीटर में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है। यह जो है दुनिया का खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है, ना कि दूसरे नंबर का। तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे को देखते हैं, इसे न्यूजीलैंड के तट पर शार्क खाड़ी में खोजा गया है, यह गलत है क्योंकि इसे ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो चलिए इसका नाम की यदि हम बात करेंगे तो इसका नाम है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। इसे आप याद रखेंगे, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंभीर रूप से कुपोषण कारण बताता है। गंभीर रूप से कुपोषण कारण क्या बताता है? तो वह बताता है, आप इसे याद रख सकते हैं, मैरास्मस का। किसको? मैरास्मस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन हम लोग एड्रीनेलिन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एड्रीनेलिन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी? सबसे कम यदि तरंग दैर्घ्य की हम बात करेंगे तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होगा वो किसका हो जाएगा? नीला का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यदि तरंग दैर्घ्य की हम बात करेंगे तो वह लाल का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। यह सही है। इसकी IUCN रेड लिस्ट में सुवेद से लुप्त प्राय में उन्नत किया गया है। यह गलत है। फिर देखेंगे, वे निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। यह सही है। उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के तहत रखा गया है। यह गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पचनद से जुड़ी हुई है, जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वह कौन सी नदी है? तो चलिए देखते हैं हम इसको। वह जो नदी है वह है कुवारी नदी। उसके बाद फिर हम बात करें सिंध नदी और पहुज नदी। ठीक है, यानी 1, 3, 4 सोन नदी इसमें शामिल नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि क्षार जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल यह सही है। दूसरा देखेंगे,
अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। तो यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। तो वह क्या कहलाएगी? तो वह गति कहलाती है ब्राउनी गति। कौन सी गति? ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडी कणों में निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में जो है किसकी कमी हो जाएगी? तो वह प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना यानी CII के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं। इसमें से पहला है, IT अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। बिल्कुल ये सही है। फिर देखेंगे जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संस्थानों को CII घोषित किया गया है। यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो वह किया गया है लखनऊ में। कहाँ किया गया है? लखनऊ में। 101 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी DNA का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, DNA का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है? तो DNA के हिस्सा की बात करें तो उसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, जबकि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन इसमें होगा। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से जो है, यहाँ पूछ रहा था कौन हिस्सा नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों जो है यह DNA का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है? तो ग्लोबल सॉल्ट जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम सल्फेट को। किसको? सोडियम सल्फेट को। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग किसके कारण नीला दिखाई देता है? यहाँ ध्यान देना है कि आकाश का जो रंग है वो किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो वह नीला दिखाई देगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वह बन गया है असम। असम जो है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की घरौनी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है? तो चलिए देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले घरौनी योजना पैतृक भूमि को और संपत्तियों को उनके वास्तविक मालिकों को हस्तांतरित करने में सुविधा प्रदान करती है। यह बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे घरौनी प्रमाण पत्र ग्रामीणों को आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी 106 नंबर प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को इसमें आपको चुनना है। एक तरफ फल दिया गया है, दूसरे तरफ उसके खाने योग्य भाग के बारे में बात किया गया है। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें दिया गया है सेव। तो सेव जो है वो पुष्पासन को हम खाते हैं। फिर हम बात करेंगे नारियल। तो नारियल का यदि हम बात करेंगे तो नारियल का हम लोग भ्रूणपोष को खाते हैं। और यदि हम बात करेंगे लीची का, तो लीची का हम लोग क्या करते हैं? लीची का हम लोग फ्लेशी एरिल को खाते हैं और काजू बीज पत्र को खाते हैं। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 107 नंबर प्रश्न है। 107 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको इसमें चुनना है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले इसमें दिया एक तरफ अम्ल है, दूसरी तरफ भोजन है। तो चलिए सबसे पहले है स्टीरिक अम्ल। कौन सा है? स्टीरिक अम्ल जो है, एस्ट्रिक अम्ल जो है वह बसा होगा, इसमें बसा होगा। फिर देखेंगे टर्टरिक अम्ल। तो टर्टरिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे ब्यूटरिक अम्ल। तो ब्यूटरिक अम्ल जो है वह किस में पाया जाएगा? बासी मक्खन में। ठीक है, ब्यूटरिक अम्ल। और मैलिक अम्ल की यदि हम बात करें तो वह क्या चीज़ में पाया जाएगा? सेब में। तो इस प्रकार यदि हम इसका सही उत्तर की बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं एक बार। सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4 यानी ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का शुद्ध रूप है? लौह का शुद्ध रूप है। तो इसमें दिया गया है कच्चा लौह, तांडे लौह, ढलवा लौह और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांडे लौह। वह जो है शुद्ध प्रारूप है लोहा का।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 109 नंबर प्रश्न है हमारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को इसमें आपको चुनना है। एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ तितलियां दिया गया है, तो कौन से राज्य में जो है कौन सी तितलियां पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वह केसर ए हिम तितली पाई जाती है। फिर हम बात करेंगे केरल की, तो केरल में जो है बुध मयूरी है। कौन है? बुध मयूरी है। फिर यदि हम बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में ब्लू ड्यूक है और महाराष्ट्र में ब्लू मार्मन है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, यानी सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 110 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आपको इसमें कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को मिलाते हैं, यानी 110 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा हाल ही में पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे BBI कैटेगरी में रखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, पहला है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, यानी 111 नंबर प्रश्न है। गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है? तो आपको मालूम होगा कि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित औषधियों में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सा जो है इसमें एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसमें एंटीबायोटिक की यदि हम बात करेंगे तो इसमें पेनिसिलिन हो जाएगा, यह एंटीबायोटिक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह भी एंटीबायोटिक है। जेंटामाइसिन, यह भी एंटीबायोटिक है, जबकि एस्पिरिन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, उदरपातन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो चलिए देखते हैं, पहला है इसमें उदरपातन के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं, यह तो गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे उदरपातन से तालाब का पानी सूख जाता है, यह भी गलत होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, खूबसगुल लेक जो है खूबसगुल लेक नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया में। कहाँ है वो? मंगोलिया में है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 27 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सतत और समान विकास की ओर विश्व पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की जो अस्थायी कठोरता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होगी? तो वह होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। अगले प्रश्न को देखेंगे, कार्बन और उसके यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है द्विबंध वाले कार्बन परमाणु के हाइड्रोजनों को एल्काइन कहा जाता है, यह गलत है। दूसरा देखेंगे, रासायनिक रूप से ग्रेफाइट की तुलना में हीरा अधिक सक्रिय है, यह भी गलत है। फिर देखेंगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी यह भी सही है। सही उत्तर होगा 3 और 4, यानी ऑप्शन सी, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 18 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के बृहद पोषक तत्व हैं? तो बृहद पोषक तत्व पौधे के कौन से होंगे? तो वह हो जाएंगे यदि हम पोषक तत्व की बात करेंगे, बृहद पोषक तत्व की, तो उसमें हो जाएगा शामिल नाइट्रोजन हो जाएगा और फास्फोरस हो जाएगा। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेनी बच्चों की मदद करने के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, वह जो है कौन से देश के हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं वह कौन से देश के हैं। तो वह जो है रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न को देखेंगे, यानी 121 नंबर प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो विश्व कुष्ठ दिवस जो है कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ दिवस जो है वह मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को। कब? जनवरी के अंतिम रविवार को।
अगला प्रश्न को बनाएंगे। तो अगला प्रश्न है, आतिशबाजी की सामग्री बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आतिशबाजी की सामग्री बनाने में जो है वह श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका? श्वेत फास्फोरस का। अगला प्रश्न है, पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो पारे का जो क्वथनांक है वह पारे का क्वथनांक कितना होता है? पारे का क्वथनांक होता है 357 डिग्री। कितना होता है? 357 डिग्री सेल्सियस। आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। तो वह कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया है? तो वह कौन से दो जोन हैं? तो वह 2 जोन हैं, आप उसे जरूर याद रखेंगे। वह है यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा को। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण नहीं है। तो यदि हम इसके कार्बोहाइड्रेट की उदाहरण की यदि हम बात करेंगे तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण, जबकि एक्टिन जो है इसका उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीन गैस। क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को सीन गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है समान होता है? यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम -40 डिग्री पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल टॉप 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो यह पहली बार है जब भारत ने बाल टॉप अभ्यास 2022 में भाग लिया है। यह गलत हो जाएगा। दूसरा है, यह अभ्यास स्वीडन में हुआ और इसी समय स्वीडिश नौसेना की 500वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। यह दूसरा कथन हमारा सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नूरी पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। तो वह कहाँ का है? नूरी जो है वह दक्षिण कोरिया का है। आप याद रखेंगे, वह दक्षिण कोरिया का है नूरी, जो कि पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यह गलत है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, यह सही है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस नई दिल्ली, यह भी गलत है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर, यह भी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। वृक्ष की आयु जो है वह किस में निर्धारित किया जाता है? तो इसमें वार्षिक बेलों की संख्या के आधार पर इसको निर्धारित किया जाता है कि यह कितने वर्ष पुराना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोहे का गलनांक कितना होता है? लोहे का जो गलनांक है वह कितना होता है? तो वह हो जाता है 1535 डिग्री सेल्सियस। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े जीवाणु का नाम क्या है? थियोमार्गरिटा मैग्निफिका। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जाने वाले स्यूर रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी है? तो स्यूर रिवर फ्रंट की जो लंबाई है वह 2 किलोमीटर है। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक पानी में होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ मिश्र धातु है, दूसरे तरफ संघटक दिए गए हैं। चलिए तो उसको हम मिलाते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है पीतल। तो पीतल जो है वो किसको मिलाने से बनता है? तो पीतल जो है वो Cu + Zn मिलाने से बनेगा। फिर हम गन मेटल के लिए बात करेंगे तो गन मेटल जो है Cu + Nn + Zn + Pb के मिलाने से बनेगा। और रोल गोल्ड जो है वह Cu + Al को मिलाने से बनेगा। और सोल्डर के लिए हम बात करेंगे तो Pu + Sn के मिलाने से बनेगा। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 1 4 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धमनियों और शिराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वह सही है? तो चलिए, धमनियां जो हैं रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, जबकि शिराएं रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरे को देखते हैं, धमनियां तत्व की सतह से सटी हुई
उसके नीचे स्थित होती है, जबकि शिराएं शरीर में गहराई में स्थित होती है। तो दूसरा हमारा गलत होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी UNCGC द्वारा ग्लोबल SGD पायनियर नामित होने वाला पहला भारतीय बना है? तो वह कौन है? रामकृष्ण मुकाबिली है। याद रखेंगे, रामकृष्ण मुकाबिली। अगला प्रश्न है, इंडिया चाइल्ड बीइंग रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसे वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा जारी किया जाता है, यह सही है। दूसरा देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार केरल, उत्तराखंड, पंजाब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, बिल्कुल यह भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए 141 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 141 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों में वृद्धि अवरोधक है? पौधों में वृद्धि अवरोधक कौन सा हार्मोन्स है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबिसिक एसिड। कौन सा है? एबिसिक एसिड, जो कि पौधों में वृद्धि अवरोधक होते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसकी उपस्थिति के परिणाम स्वरूप गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? तो गाय का दूध जो है हल्का पीला किसके उपस्थिति के कारण होगा? तो वह हो जाएगा बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको इसमें चूज करना है। चलिए मिलाते हैं हम। पहला एक तरफ किरण है, दूसरे तरफ उसके खोज करता है। तो पहला दिया गया है एक्स किरण। तो एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? एक्स किरण के खोजकर्ता जो है वह है विलियम रॉन्टजेन। यदि हम गामा किरण की बात करेंगे तो गामा किरण के खोजकर्ता है हेनरी बेक्यूरेल। अवरक्त किरण की यदि हम बात करेंगे तो अवरक्त किरण के खोज करता है विलियम हर्शल और रेडियो तरंगे के खोज करता है हेनरिक हर्ट्ज। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4, 2, 3 और 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जुलजाना का प्रक्षेपण किया है? तो कौन सा देश है? वह है ईरान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 145 नंबर हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है? तो वह बनाया गया है लखनऊ को, झांसी को, त्रिकुट को और अलीगढ़ को। इसलिए यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसे आप याद रख सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जियोलाइट का एक उदाहरण है? जियोलाइट का एक उदाहरण कौन सा है? तो जियोलाइट का एक उदाहरण है हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो चलिए पहला देख लेते हैं। पैलेडियम धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है। तो यह कथन क्या है? यह कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है, बिल्कुल यह सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, श्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परास कितना होता है? तो श्रव्य ध्वनि का जो आवृत्ति परास होता है वह कितना होगा? तो वह हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं हम। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। फिर इसे देखेंगे, वर्ष 2029-30 तक भारत के गिग लेबर फोर्स के 2.35 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, बिल्कुल यह सही है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक के संबंध में घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे तो म्यांमार के प्रवेश के साथ इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक EC कर दिया गया, तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा फिर देखेंगे, नेपाल और भूटान को बिम्स्टेक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, दूसरा यह हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा, बिम्स्टेक की पहल शिखर बैठक बैंकॉक में हुई, यह तीसरा हो जाएगा। और चौथा होगा, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया, यानी चौथा नंबर ही हो जाएगा। तो सही उत्तर होगा 3, 1, 2 और 4। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों तो इस प्रकार हम लोग जो है 150 प्रश्न को यहाँ पे बनाए हैं।
आपको इसमें कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो कैसा लगा यह भी बताएंगे। और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।